नमस्ते बच्चों, हमारी आवाज़ जा रही है ना? तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है व्हाट इज डेमोक्रेसी और वाई डेमोक्रेसी के बारे में, और उसके तहत आपने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट और डेमोक्रेसी के फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसको आपने देखा होगा। आशा है कि आप लोग को सुनाई दे रही होगी हमारी आवाज़, और आप लोग को अगर आवाज़ और हमारी स्क्रीन क्लियर जा रही होगी तो आप चैट बॉक्स में यस लिखकर बताएंगे। राधा, आप अपना माइक ऑफ रखेंगे। राधा, आप अपनी माइक को म्यूट करेंगे। तो हम लोग आज का जो सेशन शुरू कर रहे हैं वो सेशन हम लोग पढ़ेंगे उस सेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो धीरे धीरे सब लोग एक एक करके जुड़ जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और भी लोगों को जुड़ने का। प्रत्युष दिवाकर, और भी लोग जुड़ जाएं। प्रत्युष दिवाकर, प्रत्युष दिवाकर, आप अपना माइक ऑफ रखें और अपना प्रेजेंटेशन बंद करें। हाँ, सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, अब सुनाई पड़ेगा। आप लोग कंटिन्यू हो गए हैं। आप माइक ऑफ रखेंगे राधा। तो हम लोग आज का जो चैप्टर पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, जिसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो जानते हैं कि हम लोग किसी भी कंट्री को चलाने के लिए एक नियम और कानून होना चाहिए। जैसा कि हम लोग डेमोक्रेसी में पढ़ चुके हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जो सबको साथ लेकर चलती है, जहाँ पे सभी का अपना जो ओपिनियन होता है, सबकी ओपिनियन को सुना जाता है। सर माइक ऑन कीजिए। सर अपना माइक ऑन कीजिए। सुनाई नहीं दे रहा है, माइक ऑन कीजिए सर। हेलो, अब सुनाई पड़ रही है हमारी आवाज? सर अपना हेलो, माइक ऑन कीजिए सर। आवाज सुनाई पड़ रही है? माइक ऑफ है सर, म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट ही है मेरा स्क्रीन। यस सर। आवाज सुनाई पड़ रही है ना? यस सर। सर आपको हो हेलो, गया। हेलो, हमारी हमारी आवाज आवाज सुनाई पड़ रही है? यस सर। हाँ, चलिए ठीक है। नहीं सर, अभी भी अनम्यूट है सर। तो आप आप लोग लोग देखेंगे। देखेंगे। नहीं, नहीं, हमारी हमारी माइक माइक म्यूट नहीं म्यूट है। अनम्यूट कीजिए, म्यूट है। हमारी हमारी माइक माइक अनम्यूट अनम्यूट नहीं है। नहीं है। सुनाई नहीं दे रहा सर। आप अपनी आप अपने माइक को माइक को अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। कीजिए। सर यू आर नॉट ऑडिबल सर। ऋषभ ऋषभ रस्तोगी, रस्तोगी। ऋषभ ऋषभ रस्तोगी बोल रस्तोगी रहा बोल है। रहा है। सर आप सुनाई नहीं दे रहे हैं सर। अनम्यूट कीजिए सर। चैट में आप चैट में आप बोले बोले राधा राधा सुगम। सुगम। अब मेरी अब आवाज मेरी जा आवाज रही आ है? रही है? मेरी मेरी आवाज आपको आवाज जा आपको रही जा है? रही है? हेलो, 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 हेलो। यस सर। हमारी हमारी आवाज आपको आवाज जा आपको रही है जा रही है क्लियर? क्लियर? यस सर। चलिए चलिए ठीक है। ठीक है। और और जो भी जो भी अपना अपना माइक माइक ऑन किए ऑन हुए हैं किए हुए आप हैं, अपना आप अपना माइक को माइक ऑफ को कर ऑफ दें। कर दें। प्रत्युष प्रत्युष दिवाकर। दिवाकर। हाँ, हाँ चलिए ठीक चलिए है। ठीक सब है, लोग सब अपना लोग माइक अपना ऑफ माइक कर ऑफ चुके कर हैं। चुके हैं। अब अब एक 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 करके एक आप करके लोग आप लोग देखेंगे देखेंगे कि कि आज जो हम आज लोग जो हम लोग सेशन चला सेशन रहे चला हैं रहे हैं
वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन से रिलेटेड है। और कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में सबसे पहला जो डिस्कशन हम लोग का होने वाला है वो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका पे होने वाला है, क्योंकि हम साउथ अफ्रीका के आधार पे ही हम इस चैप्टर को पूरा समझेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग इसको। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में हमारी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। आप चैट में लिखकर बताएंगे कि हमारी स्क्रीन आपको दिख रही है। तो साउथ अफ्रीका का मैप आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। सर आवाज नहीं जा पा रही। आवाज अच्छा ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के तहत जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वो है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। बच्चों आप लोग जानते होंगे एक नाम आता है नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला के बारे में हम लोगों ने बखूबी सुना होगा। एक ऐसा व्यक्तित्व जो महात्मा गांधी के कदम चिन्हों पे चलने वाले थे, महात्मा गांधी को जो फॉलो करते थे। और ये आप देख रहे होंगे कि ये नेल्सन मंडेला का पिक्चर है, और ये आप देख रहे होंगे कि ये साउथ अफ्रीका का एक पिक्चर है। चलिए ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया आपको। ये साउथ अफ्रीका का पिक्चर आप देख रहे होंगे। तो इस साउथ अफ्रीका का पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सा कंट्री है जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक भाग है, जहाँ पे अंग्रेजों का वर्चस्व हुआ करता था, अंग्रेज डोमिनेट करते थे। और नेल्सन मंडेला का नाम भी इसलिए आता है कि वहाँ पे अंग्रेजों का जो शासन था उसके शासन को इन्होंने खत्म किया, और उस शासन को खत्म करने के बाद उन अंग्रेजों के साथ रहकर इन्होंने उसके साथ एडजस्टमेंट किया है, उनके साथ रहकर एक नियम कानून बनाया है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। अब चूंकि भारत के से और साउथ अफ्रीका से थोड़ा सा कंपैरिजन करना जरूरी है चैप्टर शुरू करने से पहले, क्योंकि भारत और साउथ अफ्रीका में एक सिमिलरिटीज हम लोग देखते हैं कि भारत के ऊपर भी अंग्रेज ही शासन कर रहे थे और साउथ अफ्रीका के ऊपर भी अंग्रेज ही शासन कर रहे थे। लेकिन एक मेजर डिफरेंसेस जो आज़ादी के बाद देखने को मिलती है वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में जहाँ पे जो आपके शासनकर्ता होते हैं वो दोनों मिक्सअप होते हैं, जिसमें अंग्रेज भी यहाँ रह जाते हैं और साउथ अफ्रीका के जो इंडिजीनियस पीपल हैं वो भी यहाँ रहते हैं। लेकिन अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जो यहाँ अंग्रेज थे उनको यहाँ से बाहर भगा दिया जाता है और यहाँ के जो लोकल और नेटिव लोग होते हैं वही यहाँ का शासन संभालते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे साउथ अफ्रीका के बारे में कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका में जो एक लड़ाई चल रही थी, जो कि नेल्सन मंडेला जिसके अगुआ थे, और नेल्सन मंडेला ने बहुत ही एफिशिएंट तरीके से अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को एक संगठित
लड़ाई के रूप में अग्रगण्य किया, संगठित लड़ाई के रूप में लीडर के रूप में एक इम्पोर्टेंट संस्था के रूप में सामने रखा। और जितने भी छोटे छोटे संस्था थे, जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे, सभी को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के तहत लाया। इसलिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता था। तो यहाँ पे जो मेन रूप से सबसे पहले आप समझें इस बात को कि इनका नाम क्यों आता है। तो नेल्सन मंडेला एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको यहाँ साउथ अफ्रीका में ट्रेजन के चार्ज में, देशद्रोह के चार्ज में लगभग 28 ईयर तक इनको प्रिजन में रखा गया था। एक बहुत ही ड्रेडेड आइलैंड कह सकते हैं, बहुत ही खतरनाक आइलैंड था, जिस आइलैंड का नाम था रोवेन आइलैंड। इस रोवेन आइलैंड में जब हम देखते हैं कि रोवेन आइलैंड में ये लगभग 28 ईयर बिताते हैं, 1964 से लेकर 1992 तक। और इस दौरान जो घटनाएं घटती है साउथ अफ्रीका में, वो अंग्रेजों को मजबूर कर देती है नेल्सन मंडेला को मुक्त करने के लिए। तो चलिए आखिर क्यों ऐसा हुआ था कि नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया और लगभग 28 ईयर के बाद इनको वहाँ से छोड़ना पड़ा था, अंग्रेजों को इनको आज़ाद करना पड़ा। तो हम लोग समझते हैं इसको इस तरीके से कि वहाँ एक रंग भेद की नीति थी, एक नीति थी जिसको हम लोग बोलते हैं एपार्थीड। चलिए एपार्थीड को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि आखिर एपार्थीड है क्या। हमारी स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही होगी। एपार्थीड का मतलब होता है कि अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। तो एक ऐसा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम था जिसमें रंग के आधार पे, कलर के आधार पे, स्किन के कलर के आधार पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। और ये जो चीज़ें थी वो कंटिन्यू थी ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी, 17th एंड 18th सेंचुरी। ये चीज़ें जो थी वो 17th और 18th सेंचुरी के दौरान कंटिन्यू थी। तो हुआ क्या था कि जब 17th-18th सेंचुरी के दौरान ट्रेडिंग कंपनी के रूप में यूरोप के जो कंपनीज थे वो यहाँ आए थे और आर्म के बदौलत बाई फोर्सली इन्होंने क्या किया कि इसको ऑक्यूपाई कर लिया। अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका, और एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आकर बस गए, यहाँ पे अपना निवास स्थान बना लिया। साउथ अफ्रीका इसके बाद धीरे धीरे साउथ अफ्रीका में जो शासन तंत्र था वो इनके हाथों में आ गया। जैसे कि इंडिया में आपने देखा कि पहले वो व्यापारी कंपनी बनकर आए थे, फिर बाद में उन्होंने देखा कि ये व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में घुस गई। फिर पॉलिटिकल सिस्टम में आ जाने के बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अपने हाथों में ले लिया। तो सेम इंडिया की तरह यहाँ भी हुआ, लेकिन यहाँ एक डिफरेंट थिंग ये हुआ कि साउथ अफ्रीका में जो ये वाइट्स पीपल थे वो आके पूरे कंप्लीट रूप से सेटल्ड हो गए और एपार्थीड जैसे एक ऑपरेसिव कानून को यहाँ पे उसको कानून का शक्ल देकर वहाँ इसको लागू किया। तो एपार्थीड में होता क्या था कि लोगों को डिवाइड कर दिया जाता था अंडर द एपार्थीड ऑन द पीपल एंड लेवल देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। तो ये जो सिस्टम था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, यहाँ पे क्या होता था कि जो पीपल थे, पीपल डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। तो ये जो चीज़ आप देखते हैं जो कि स्किन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि माध्यम था एपार्थीड सिस्टम। ये जो सिस्टम वहाँ लाया गया, इसमें जो ग्रुप थे जिनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, ये लगभग जो दो ग्रुप थे, एक थे ब्लैक
जिनको एपार्थाइड सिस्टम के तहत डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। दूसरे जो थे वो कलर्ड पीपल थे। कलर्ड पीपल वो लोग थे जो कभी न कभी इंडिया से या फिर वर्ल्ड के अलग कंट्री से ये माइग्रेट हुए थे। पीपल बीच बीच में आप लोग आ रहे हैं, आपको मैं एक्सेप्ट करते जा रहा हूं। तो पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, ये इंडिया से कभी न कभी माइग्रेट हुए थे। तो ये जो वाइट रूलर्स थे इनको भी उसी तरीके से ट्रीट करते थे, इनको इन्फीरियर माना जाता था। ये जितने भी ब्लैक्स और कह सकते हैं कि कलर्ड थे, जो ब्लैक और वाइट्स के मिश्रण थे, इनको वाइट्स जो थे वो ट्रीट करते थे इन्फीरियर की तरह। ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स इन्फीरियर इनको इन्फीरियर मीन्स होता है तुच्छ, कम आंकते थे इनको लगता था कि इस तरीके का कोई भी जो व्यक्ति नॉन वाइट्स है वो उनके पास ज्ञान नहीं है, वो बैकवर्ड है, उनको जीने का तरीका मालूम नहीं है। तो एपार्थाइड सिस्टम जो था पार्टिकुलरली अगर कहें तो दी आर वेरी ऑपरेसिव फॉर द ब्लैक्स। क्यों ब्लैक्स के लिए वेरी ऑपरेसिव था? तो आप देखेंगे कि ब्लैक्स को एपार्थाइड के तहत बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। दे वेयर फॉरबिडेन, इनको डिवाइड किया गया था, ये फॉरबिडेन किए गए थे कई सारे फैसिलिटीज से। क्या क्या चीज़ से फैसिलिटीज इनको फॉरबिडेन किया गया था? तो दे वेयर फॉरबिडेन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। ये वाइट एरियाज में नहीं जा सकते थे, वहाँ रह नहीं सकते थे। यहाँ तक कि इनको अगर कभी वाइट एरिया में जाना होता था तो ओनली सिर्फ वो तभी अलाउ होते थे ओनली इफ दे हैड अ परमिट, देन वो तो साउंड नहीं दे रहा। साउंड नहीं जा रहा है। तो हो सकता है कि नेट का प्रॉब्लम हो आपके तरफ, तो नेट के कारण नहीं जा रहा। बाकी तो और भी लोगों को साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। हमने अनम्यूट कर दिया है, साउंड क्लियर नहीं है। सबको साउंड की प्रॉब्लम है? नहीं, सबको प्रॉब्लम नहीं है। यस सर, बैकग्राउंड साउंड ज्यादा है। बैकग्राउंड में बाकी भी लोग पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है उधर से शोर आ रहा होगा। मेरी आवाज क्लियर जा रही है? मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ रही है ना? यस सर, यस सर। तो चलिए, मेरी और स्क्रीन पे जो हम चला रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो दिखाई पड़ रहा है ना? यस सर। हाँ ठीक है। तो स्क्रीन पे आप ध्यान दे के देखिए और जो मैं बोल रहा हूँ उससे उसको मैच कीजिए। लगभग मैं वैसे ही चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो शायद आप अगर थोड़ा बहुत आवाज़ क्लियर नहीं भी होगी तो आप उसको समझ पाएंगे, है ना? ठीक है सर। ओके, तो आप देखते जाएंगे। मैंने बहुत सारी चीज़ों को लिखा है कि ओनली इफ दे हैज़ अ परमिट, अगर उनके पास एक परमिट होता था तभी वो देन ही अलाउड टू इंटर इन वाइट एरिया। वाइट एरियाज में तभी वो जा सकते थे जब उनके पास कोई परमिट होता था। अब जब वाइट एरिया में जाना उनको मना था तो कहीं ना कहीं वाइट एरिया और ब्लैक एरिया दोनों को अलग अलग डिफाइन किया गया होगा। तो ऑफकोर्स इन सारी चीज़ों को अलग अलग डिफाइन किया गया था, जिसको हम लोग सेग्रीगेशन कहते हैं। इसमें क्या सेग्रीगेशन में क्या हुआ था कि जितनी भी चीज़ें थी, चाहे वो कुछ भी हो, ट्रेन हो, बस हो, टैक्सी हो, होटल हो, हॉस्पिटल हो, तो एक एक करके लिखते हैं हम लोग कि ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल, सिनेमा,
यानी कि सिनेमा हॉल्स, थिएटर, बीचेज यानी कि जो समुद्र का किनारा होता है जहाँ पे लोग स्नान करने जाते हैं, स्विमिंग पूल्स, ये सारी चीज़ें जो थी वो सेपरेट की गई थी। और इनको यहाँ तक कि पब्लिक टॉयलेट भी अलग अलग बना हुआ था। पब्लिक टॉयलेट, all are separate for the white and blacks, where all separates for the whites and blacks, ये सभी चीज सेपरेट की गई थी। और इसी सेपरेशन को हम लोग एक नाम देते हैं, मतलब इनको ये जो सिस्टम है सेपरेशन ऑफ ऑल द थिंग्स बिटवीन द वाइट एंड ब्लैक्स, तो इसको हम लोग कहते हैं सेग्रीगेशन। ये सेग्रीगेशन था जिसके तहत सभी चीजों को अलग अलग कर दिया गया था। अब चूंकि ये सिस्टम इतना ऑपरेसिव था कि लोग इसको सह नहीं पा रहे थे। वो यहाँ तक कि चर्च जहाँ जो उनका पूजा घर होता था वहाँ वो पूजा करने नहीं जा सकते थे। अब इन लोगों ने क्या किया कि अब इसके विरुद्ध आवाज उठाना शुरू किया। तो इसके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए सबसे पहले इनको यूनाइट होना जरूरी था। तो 1950s तक, 1950 तक द ब्लैक, कलर्ड एंड द इंडियन फाउट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। अब 1950 तक ये लड़ रहे थे, ब्लैक, कलर्ड, इंडियन, ये सभी लड़ रहे थे। और उसी समय उन्होंने इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया और जो प्रोटेस्ट करता था मार्च और स्ट्राइक्स को अंग्रेजों के विरुद्ध, वाइट्स के विरुद्ध ये मार्चेस निकालते थे, रैलियां निकालते थे, हड़ताल करते थे। और इसको लीड करने वाला जो एक ऑर्गेनाइजेशन था वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी कि जो जितने भी वहाँ छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे सभी जो अभी तक लड़ रहे थे, लगातार लड़ रहे थे, ऐसा नहीं कि ये लोग बैठे हुए थे। जैसे अगर बात करें कि 1857 में हमारे देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो इसका मतलब इससे पहले कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा था। या फिर अगर हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस बना 1885 में, तो 1885 से बाकी पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। 1885 से पहले भी हमारे देश में ऑर्गेनाइजेशन थे, बट दे वेयर फाइटिंग to the whites separately after the launching of African National Congress, या आप अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के उभर कर सामने आई कि जो जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन साथ में लड़ाई कर रहे थे, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग जो लड़ाई कर रहे थे, इनके मुद्दे को एक साथ लाने का काम किया। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक कह सकते हैं कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करना शुरू किया। ये सब के लिए एक कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहां पे सभी लोग एक साथ वाइट्स के विरुद्ध लड़ सकते थे। तो इसने क्या किया कि दे स्टार्टेड टू लीड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेन काम इसका यह था कि ये जो सेग्रीगेशन का जो नियम था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू किया। प्रोटेस्ट एंड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन के विरुद्ध ये जो लड़ाई चल रही थी, इसने उसको और तेज किया। जो अलग अलग लोग लड़ रहे थे उनको यूनाइट करने का काम किया। अब
हुआ क्या कि दिस इंक्लूडेड मेनी वर्कर्स यूनियंस एंड द कम्युनिस्ट पार्टी। तो जितने भी अलग अलग पार्टियां थी सबको एक साथ लाने का काम किया। एंड मेनी सेंसिटिव वाइट्स आल्सो ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और बहुत सारे ऐसे वाइट्स भी थे जिनको ये समझ में आने लगा था कि ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी ख़राब सिचुएशन है और इस सिचुएशन से थोड़ा निपटना होगा। और कुछ वाइट्स भी जो थे वो इसको पसंद नहीं करते थे। अब हुआ क्या कि सेवरल कंट्रीज जो थे वो एपार्थीड को डिनाउंस करने लगे। कैसे? एक अनजस्ट और रेसिस्ट सिस्टम के रूप में। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाई डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। तो थाउजेंड्स ऑफ जो ब्लैक और कलर्ड पीपल थे उनको डिटेन किया गया, उनको बंदी बनाया गया, उनको जेल में डाला गया क्योंकि ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इनके प्रोटेस्ट के कारण पूरे वर्ल्ड में ये जो वाइट गवर्नमेंट थी उसको एक रेसिस्ट गवर्नमेंट के रूप में रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा था, जो इनके लिए खतरनाक था, जो इनके लिए अच्छा नहीं था। तो स्ट्रगल ऑफ प्रोटेस्ट जो था वो वाइट रिगाइम को अनस्टेबल बना दिया। अब रिजल्ट अगर हम कहें कि आउटकम्स के रूप में क्या देखें, ये जो काम कर रही थी तो इसके आउटकम्स के रूप में क्या हमारे पास सामने आया। तो अब देखते हैं कि आउटकम्स जो हमारा आता है, यानी कि जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट के रूप में सबसे पहला तो जो है कि ये जो स्ट्रगल जो था एंड प्रोटेस्ट मेड द वाइट रिगाइम अनस्टेबल बनाता है वाइट रिगाइम को। चलिए आप लोग कंटिन्यू है ना, सबको सुनाई पड़ रहा होगा, बहुत बढ़िया। 10 लोग हम लोग शामिल हैं और भी मैक्सिमम लोगों को अगले क्लास से शामिल करने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो आगे हम लोग चलते हैं। और किसी को कोई कुछ पूछना होगा तो आप बीच बीच में मैं चैट देखते रहूंगा, आप चैट में पूछ सकते हैं किसी भी तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो चलिए, स्ट्रगल जो था, ये स्ट्रगल का जो आउटकम्स था वो सामने आया कि वाइट रिगाइम अनस्टेबल हो गया। धीरे धीरे वाइट पीपल भी इसका विरोध करने लगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो थे वो ब्लैक्स पीपल ही विरोध कर रहे थे, कुछ वाइट्स भी जो थे वो स्ट्रगल्स करने लगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट था वो था पॉलिसीज जो थे वो धीरे धीरे चेंज होने लगी। जो ये पॉलिसीज बना रहे थे अब वो पॉलिसीज चेंज होने लगे। पॉलिसीज चेंज, लॉज रिपील्ड, restrictions on मीडिया लिफ्टेड। पॉलिसी चेंज हुआ, लॉ जो है हुए उसको दोबारा फिर से उसको बनाया गया, रिस्ट्रिक्शंस जो मीडिया पे थे उसको हटाए गए। मंडेला को अंततः फ्री कर दिया गया फ्रॉम प्रिजन इन 1964 में मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। अब मंडेला जो थे वो मंडेला को आज़ाद करने के पीछे जो एकमात्र व्यू था वो व्यू था कि किसी भी तरीके से दोनों के बीच में समझौता हो जाए, और दोनों के बीच में जब समझौता हो जाए तो फिर हम लोग एक साथ रहने का प्रयास करें, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में ये लोग आकर यहाँ बस गए थे उतनी बड़ी संख्या में अब यहाँ से जाना इनके लिए इम्पॉसिबल था। तो अंततः मंडेला को फ्री किया गया। मंडेला बाहर आए 26 अप्रैल 28 ईयर के बाद। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 को एक जो इम्पोर्टेंट घटना घटी वो घटना थी कि न्यू नेशनल फ्लैग, द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ
अफ्रीका वाज अनफर्ल्ड। ये एक कह सकते हैं कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट घटना घटी कि 26 अप्रैल 1994 को जो नया नेशनल फ्लैग बना और रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका के नाम से उसको फहराया गया, उसको लाया गया। अब जो एपार्थीड गवर्नमेंट थी, इस तरीके से एपार्थीड गवर्नमेंट का इंड हो गया, है ना। प्लेज टू बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यू। अब ब्लैक्स अपील करने लगे कि जो उनके वाइट फेलोज हैं उनको माफ कर दिया जाए, है ना। इस तरीके से एक नया गवर्नमेंट सामने आया। द एपार्थीड गवर्नमेंट केम टू एंड एंड पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। तो इसको हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट में लिख लेते हैं कि द एपार्थीड गवर्नमेंट केम टू एन एंड एंड एक रास्ता निकला, पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। अब एक आप कह सकते हैं कि इस तरीके से एक नए गवर्नमेंट की शुरुआत हुई और ये एक नया मॉडल सामने आया पूरे वर्ल्ड के लिए। नेल्सन मंडेला जो थे वो प्रेसिडेंट बने। नेल्सन मंडेला became the first president of the new साउथ अफ्रीका। तो जो देश अभी तक एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में गिना जाता था, एकाएक अब हम लोग देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड के पटल पे एक डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका के रूप में सामने आता है और एक ऐसे साउथ अफ्रीका के रूप में सामने आता है जहां का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन की कई सारे विशेषताएं होती है क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्टी एक दूसरे को ऑप्रेस कर रही थी, जो ब्रूटल किलिंग में पार्टिसिपेट कर रही थी, वो भी एक साथ बैठती है और जो लोग ऑप्रेस्ड हो रहे थे, जो ब्रूटल किलिंग जिनकी हो रही थी, वो भी एक साथ बैठते हैं और दोनों बैठकर एक साथ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और इस कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद ये दोनों एक साथ रहते हैं और हमेशा एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। तो आप कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका नाउ बिकम अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। इस तरीके से साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका नाउ बिकम अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। इसके पीछे रीजन क्या था कि क्यों हम इसको मॉडल कह सकते थे? तो इसके पीछे मॉडल कहने का रीजन था कि बोथ ब्लैक एंड वाइट, इस कह सकते हैं कि बिकॉज बोथ blacks and whites worked together for a common constitution। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम जरा इसको, एक हमारे पास कुछ है पिक्चर्स स्लाइड के रूप में, उसको हम लोग देखते हैं, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। तो मोस्ट एबल एफिशिएंट फार साइट लीडर जो अफ्रीका के थे, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के थे, नेल्सन मंडेला, उनको गवर्नमेंट ने लगभग 28 वाइट गवर्नमेंट ने 28 ईयर प्रिजन में रखा था 1964 से 1992 तक। अब 1964 से 1992 तक ये रहते हैं। ये स्ट्रगल एपार्थीड के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी, जहाँ पे यूरोपियन साउथ अफ्रीका को ऑक्यूपाई करते हैं और ये यहाँ पे बस जाते हैं, साउथ अफ्रीका पे अपना शासन चलाते हैं
वाइट्स का गवर्नमेंट चलता है और ब्लैक और कलर्ड पीपल जो माइग्रेट होकर आए थे इंडिया से उनको परेशान करते हैं। एपार्थेड सिस्टम देखिए आप, ये ब्लैक्स वाइट्स और कलर्ड के रूप में दिखाया गया है इनको, आप इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि सेग्रीगेशन का तरीका वहाँ अपनाया जाता है। यूरोपियन के लिए अलग से हॉस्पिटल होते थे और नॉन यूरोपियन के लिए अलग से हॉस्पिटल्स होते थे। उनका जो सेग्रीगेशन का तरीका था, फिर धीरे धीरे इसका प्रोटेस्ट होने लगा और इस प्रोटेस्ट के बाद हम लोग देखते हैं कि जो इनकी पॉलिसीज़ में है वो बदलाव आती है। इस पॉलिसीज़ के बदलाव का एक बड़ा कारण था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो सिंस 1950 तक वो ब्लैक्स, कलर्ड और इंडियन जो एक दूसरे के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे, वाइट्स के विरुद्ध लड़ रहे थे, इनको एक साथ लाने का काम करता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। In 1964, Nelson Mandela and 7 other leaders were sentenced for life imprisonment, and what the white racist government continued to rule by torturing and killing of thousands of people. कोई क्वेश्चन है? नहीं। और किसी को कोई क्वेश्चन रहे तो आप चैट में पूछ सकते हैं। फिर देखिए ये यह हुआ है कि किस तरीके से वहाँ पे लोगों को रोका जाता था कि यहाँ के जो नेटिव्स है, यानी कि यहाँ के जो ब्लैक्स हैं, वो कहीं नहीं आ सकते हैं इस जगह पे। उसके बाद फिर हम देखेंगे फिर ये ऑपरेसिव सिस्टम जो है ब्लैक का, जिसमें सेग्रीगेशन था, जिसमें वाइट एरियाज में जाने के लिए उनको मना किया गया था। दे कुड नॉट वर्क इन वाइट एरियाज इफ़ दे हैव परमिट। यदि उनके पास परमिट नहीं है तो वो काम नहीं कर सकते, अगर परमिट है तो वो काम कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेटेड वाइल यूजिंग पब्लिक प्रॉपर्टीज़, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को भी वो यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस पर भी सेग्रीगेशन लागू था। यहाँ तक कि पब्लिक टॉयलेट को भी यूज नहीं कर सकते थे ये नॉन वाइट्स। ब्लैक कुड नॉट विजिट चर्च वेयर वाइट्स वर्शिप, जहाँ पे वाइट वर्शिप करते थे, पूजा करते थे, वहाँ ब्लैक को जाना अलाउ नहीं था। फिर हम देखते हैं कि रेसिस्ट गवर्नमेंट जो है वो अपने पॉलिसीज़ में चेंजेस लाती है ड्यू टू द प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल बाय द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये डिस्क्रिमिनेटरी लॉ को रिपील्ड किया जाता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ पे बैन लगा के रखा गया था 1950 से पहले, उस बैन को हटाया जाता है। मीडिया पे जो रिस्ट्रिक्शंस थोपे गए थे, उस रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म किया जाता है। नेल्सन मंडेला को रिलीज़ किया जाता है आफ्टर 20 ईयर 1992 में। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1992 के बाद जो ये लोग होते हैं अंग्रेज, या फिर कह सकते हैं वाइट्स और ब्लैक्स दोनों एक साथ बैठते हैं और वाइट्स ब्लैक एक साथ बैठकर 26 अप्रैल 1994 को रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका को गढ़ते हैं, यानी रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का निर्माण करते हैं। और एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट के रूप में सामने आता है साउथ अफ्रीका, और जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक यूनिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनकर उभरता है मॉडल के रूप में। द ब्लैक फॉरगेव द वाइट्स, कहा जाता है कि जो काले लोग थे वो वाइट्स को माफ़ कर देते हैं और बोथ ब्लैक एंड वाइट्स डिसाइड करते हैं कि एक नए साउथ अफ्रीका को बनाना है जो कि इक्वालिटी पे बेसिस होगा, जहाँ पे ऑल रेसेस एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स सबके लिए होंगे। After 2 years of discussion and debates, they draw a common constitution and gave to its citizens the most extensive right available in any country। तो पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो जितने भी जो मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स थे वो सारे राइट्स यहाँ पे लोगों को दिए गए हैं। साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंस्पायर्ड था लगभग ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज से जो पूरे वर्ल्ड में उस समय अवेलेबल थे। जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज से सभी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया था और जितने भी पॉसिबल चेंजेस थे उस पॉसिबल चेंजेस को शामिल
किया गया था। अब अफ्रीका चूंकि ट्रांसफॉर्म हो रहा था, उस बिटर एक्सपीरियंस को भूल रहा था, और जो नए तरीके का जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुआ था, उस नए तरीके के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वो वर्क कर रहा था। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जब ये नए तरीके का गवर्नमेंट बनता है तो इसको एक नाम दिया जाता है रेनबो नेशन। कभी कभी ये आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आता है कि वाई साउथ अफ्रीका इज नोन एज रेनबो नेशन, या रेनबो नेशन के नाम से कौन सा जाना जाता है। बहुत सारे आप कह सकते हैं कि बहुत सारे कम्पिटिटिव क्वेश्चंस, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रेनबो नेशन किसे कहा जाता है। तो रेनबो नेशन साउथ अफ्रीका को कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है उसके पीछे रीजन क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो अफ्रीका था, द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका work together, blacks and whites, black and WHITES, whites। जो गोरे और काले जो लोग थे वो दोनों एक साथ बैठकर काम करते हैं, वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म bitter experiences into the binding glue of a rainbow nation। The people of South Africa work together, black and whites, to transform bitter experiences into the binding glue of a rainbow nation। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होता है जहां पे सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, जबकि यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी अलग था। इस सिचुएशन में हम लोग देखते हैं कि ये सिचुएशन अब जो हम लोग चलेंगे आगे एक नेक्स्ट पॉइंट पे, वो हम लोग का पॉइंट होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले देख लेते हैं साउथ अफ्रीका का ये जो प्रीएम्बल है। देखिए, कहता है वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस ऑफ आवर पास्ट, ऑनर दोज हु सफर्ड फॉर जस्टिस एंड फ्रीडम इन आवर लैंड, respect those who have worked to build and develop our country, and believe that South Africa belongs to all who live in it, united in our diversity. We therefore, through our freely elected representative, adopt this constitution as supreme law of the republic, so as to। तो इस तरीके से जो ये साउथ अफ्रीका का प्रीएम्बल है हमारे सामने है, जो कि हमारे देश के प्रीएम्बल से भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो पहले ही हमने डिस्कस किया है कि जब भी साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के लिए जो बैठक हो रही थी, इस बैठक में हमेशा अलग अलग तरह के लोग जो थे शामिल थे, अलग अलग तरह के देश के कॉन्स्टिट्यूशन को शामिल किया गया था, और ये कॉन्स्टिट्यूशन एक कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड के डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को मिलाकर उसका एक निचोड़ था। तो जितने भी जो मैंडेटरी राइट्स थे वो सारे राइट्स यहाँ शामिल किए गए थे। तो इसके आधार पे अब आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो कुछ जो शॉर्ट टर्म्स हैं उसको डिफाइन करना चाहिए। आप कह सकते हैं डिफाइन राइट शॉर्ट नोट्स, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग टर्म। तो क्या क्या पॉइंट आता है, तो सबसे पहले तो आता है
एपार्थीड, एपार्थीड है ना। पहला पॉइंट जो आता है आपका वो एपार्थीड है। दूसरा पॉइंट आप कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन, कलर्ड पीपल, COLOURED, कलर्ड पीपल, ये किनको कहा जाता था? कलर्ड पीपल वाले लोग कौन कौन से थे? एक पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट जिसका आंसर आप लोग करेंगे। उसके बाद कलर्ड पीपल के बाद आप एक वर्ड और आ रहा था आपका सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या है? SEGREGATION, सेग्रीगेशन क्या है? जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से कलर्ड पीपल और ब्लैक पीपल के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी, वो वाइट पीपल के एरिया में नहीं जा सकते थे। तो ये हो गया। आपने एक नाम सुना अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये क्या था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस क्या था, कब इसकी फाउंडेशन हुई, ये बताएंगे, है ना। इसके बाद इसमें और क्या आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स? तो हम लोग अगर बात करें, सेग्रीगेशन हो गया, कलर्ड हो गया, ये तो इस तरीके से ये 4 पॉइंट है जिसको आप लोग डिफाइन करेंगे, है ना। और उसके बाद एक फाइनली आप क्या करेंगे कि नेल्सन मंडेला के बारे में एक छोटा सा आप तैयार करेंगे। आप कह सकते हैं कि उस जीवनी, है ना, बायोग्राफी आप उनका तैयार कीजिए। राइट अबाउट द नेल्सन, राइट अबाउट द लाइफ ऑफ नेल्सन मंडेला, राइट अबाउट द लाइफ ऑफ। क्लियर नहीं आया सर। हाँ ठीक है, आवाज जाएगी। जो क्वेश्चन सब दे रहे हैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, नेल्सन ठीक है सर। मंडेला। तो ये हम लोग पूरा जो है ना अफ्रीका से रिलेटेड जो भी चैप्टर में था क्लियर कर चुके हैं। अफ्रीका से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स था हमने पढ़ लिया है। अब जो आगे हम लोग को पढ़ना है वो अब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया से रिलेटेड पढ़ना है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग चलेंगे कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा। लेकिन उस टॉपिक को करने से पहले आप क्या कीजिए कि ये जो कुछ क्वेश्चन सामने आए हैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और हमारे साथ शेयर करेंगे, क्योंकि क्लास जो है वो इस आज का जो क्लास था उस आज के क्लास में जो भी टॉपिक्स हमें डिस्कस करने थे हमने मैक्सिमम टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ शेयर करें अपना क्वेश्चंस और हम आपके क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। आपके पास कोई अगर क्वेश्चंस हो तो आप अपना क्वेश्चंस हमारे साथ रखेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। एनीबॉडी, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या अपना माइक ऑन करके। चलिए तो हम कुछ क्वेश्चंस पूछते जाते हैं, आप लोग चैट बॉक्स में उसका आंसर देंगे या फिर माइक ऑन करके आप उसका आंसर देंगे, है ना बच्चों। तो चलिए आप बताइए सबसे पहले कि नेल्सन मंडेला कहाँ के लीडर थे। चैट बॉक्स में जल्दी से आप लिखिए नेल्सन मंडेला कहाँ के लीडर थे। नेल्सन मंडेला कहाँ से बिलोंग करते थे? फ्रॉम विच कंट्री नेल्सन मंडेला बिलोंग टू? चैट बॉक्स में आइए आप, व्हाट्सएप मत कीजिएगा, है ना, व्हाट्सएप नहीं करना है। क्योंकि इसके बाद आर्ट क्लास भी है आपका। चलिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो चलिए थोड़ा सा हम आगे अगले दिन जो पढ़ने वाले हैं उसको ब्रीफ दे देते हैं, फिर अगले दिन जो पढ़ेंगे उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। एक बार आप जरा फिर से ओवरव्यू ले लीजिए इसका कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, जिसमें ये नेल्सन मंडेला को आप देख रहे हैं जो कि साउथ अफ्रीका के एक बड़े लीडर हुए, जिनको महात्मा गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है।
ये मोस्ट एफिशिएंट थे। ये 28 ईयर जेल में रहे 1964 से लेकर 1992 तक। 19th सेंचुरी में ये एपार्थीड का सिस्टम लागू हुआ था, जब यूरोपियन कंट्रीज ने साउथ अफ्रीका को ऑक्यूपाई कर लिया और वहाँ अपनी शासन चलाने लगे, वाइट्स का गवर्नमेंट बना। एपार्थीड सिस्टम क्या था? तो एक सिस्टम था जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अपनाया जाता था ऑन द कलर ऑफ स्किन, जिसमें ब्लैक्स और कलर्ड को सेग्रीगेट किया गया था उन अलग अलग जगहों को यूज करने में, चाहे वो पब्लिक टॉयलेट हो, सिनेमा हॉल हो, पार्क हो, बीच हो, हॉस्पिटल हो, कहीं भी, ट्रेन हो, बस हो, कहीं भी उनको अलग किया गया था। इसके विरुद्ध फिर एक प्रोटेस्ट हुआ। इस प्रोटेस्ट में लोगों ने जब विरोध करना शुरू किया तो साउथ अफ्रीका का जो सरकार थी, जो वाइट गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट धीरे धीरे वो गवर्नमेंट चीज़ों को बदलने के लिए राजी हो गई। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक ऐसी संस्था बनी जो 1950 में ब्लैक, कलर्ड और इंडियन को एक साथ रखकर वाइट्स के विरुद्ध लड़ने लगी। इसने यूनियन और वर्कर्स का यूनियन बनाया, कम्युनिस्टों के पार्टियों को, कम्युनिस्ट पार्टी को भी साथ में रखा। अब इस तरीके से 1964 में इतना दबाव पड़ा कि नेल्सन मंडेला को, जो 1964 में इनको प्रिजन कर दिया गया, बट द रेशियल गवर्नमेंट जो टॉर्चर को कंटिन्यू रखा, और ये कंटिन्यू रखने के बाद एक समय आया कि 1992 में इनको छोड़ना पड़ा। ब्लैक्स को सेग्रीगेट किया गया। इनके लिविंग वाइट जहाँ पे रहते थे, वाइट्स पीपल जहाँ पे रहते थे, उनके एरिया से इनको फॉरबिडन रखा गया। ये वहाँ काम नहीं कर सकते थे, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि ये वाइट्स जहाँ पूजा पाठ करते थे वहाँ जाके पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। मेनी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ वेयर रिपील्ड, मेनी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ लगाए गए थे, जिसको फिर क्या किया गया कि धीरे धीरे हटाया गया। डिस्क्रिमिनेटरी लॉ को हटाने के पीछे एक बहुत बड़ा जो योगदान था वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का था। पॉलिटिकल पार्टी पर से बैन हटाया गया, मीडिया पे जो बैन लगाया गया था, जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, उसको लिफ्ट आउट किया गया। नेल्सन मंडेला को 28 ईयर के बाद इम्प्रिजनमेंट से आज़ादी दी गई, और अंततः जब इनको एक साथ बैठकर इन लोगों ने 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका को एक रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका घोषित किया। और ये पूरे वर्ल्ड में आप कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक डेमोक्रेसी के नए मॉडल के रूप में सामने आया। ब्लैक जो थे वो वाइट को माफ़ कर दिए, और ब्लैक एंड वाइट दोनों मिलकर एक साथ काम करने लगे डेमोक्रेटिक वैल्यू, सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट के लिए। और यही कारण हुआ कि जो साउथ अफ्रीका को रेनबो नेशन का नाम दिया गया। आपको अब ये तो समझ में आ ही गया होगा कि रेनबो नेशन क्या होता है। आफ्टर 2 years of discussion and debate, they draw a common constitution and gave to its citizens the most extensive rights available in any country. 2 साल के एक लगातार डिस्कशन के बाद इन्होंने एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसमें ब्लैक एंड वाइट के लिए, दोनों के लिए इक्वलिटी थी और समान जगह दी गई। ये प्रियम्बल ऑफ साउथ अफ्रीका है। अब इसी से हम लोग यहाँ से चलेंगे इंडिया की ओर। यहाँ पे इंडिया और जो साउथ अफ्रीका का दोनों का प्रियम्बल है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। आप इसको एक बार एक नज़र देखेंगे। देखिए, इंडिया के प्रियम्बल में भी जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे चीज़ों को शामिल किया गया था। अब साउथ अफ्रीका के में भी कुछ ऐसे ही चीज़ों को शामिल किया गया। जब ये लोग अलग अलग देश के संविधान को पढ़ रहे थे तो इस दौरान ये देखने को मिलता है। अब ये डिसाइड करते हैं, नो बडी एक्सक्लूडेड, नो वन शुड बी ट्रीटेड एज डेमन, एग्रीड दैट एवरीवन शुड बिकम पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। इट इंस्पायर्ड डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के डेमोक्रेट्स को इन्होंने इंस्पायर किया, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि जो ऑप्रेसिव थे, जो ऑप्रेस्ड थे, जो ऑपरेसर थे, दोनों एक साथ बैठ रहे थे, दोनों एक दूसरे के सिस्टम को एग्री कर रहे थे। अब शुरू हुआ हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण से पहले हमें ये देखना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत कब होती। तो हम लोग जो आगे देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन 1928 में, 31 में, फिर उसके बाद प्रॉब्लम जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में क्या फेस किया गया, फिर हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन की ओर चलेंगे कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, फिर क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेट ऑफ रिटन रूल्स है। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे।
तो इस तरीके से इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, वाई शुड बी एक्सेप्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रियम्बल, ड्रीम्स एंड प्रोमिसेस, गाइडलाइन वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब चीज़ हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगले क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों मुझे आशा है कि साउथ अफ्रीका से रिलेटेड सारे चीज़ों को आपने अच्छे से पढ़ लिया है, और अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चंस होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप उसको शेयर करेंगे, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप घर पे ज़्यादा बाहर घर से नहीं निकल रहे होंगे, जब भी निकलते होंगे तो मास्क लगा के निकलते होंगे, सैनिटाइजर का यूज़ करते होंगे। तो आई होप यू ऑल आर हेल्दी। अगर और किसी को क्वेश्चन है बच्चों तो आप अभी शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आप अब लीव कर सकते हैं क्लास को। धन्यवाद।